दिल्ली एक खुफिया इनपुट मिलता है और अचानक सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं। घेराबंदी होती है, तलाशी शुरू होती है और फिर पकड़ा जाता है एक ऐसा शख्स जिसे देखकर पहली नजर में कोई भी उसे खतरा नहीं समझेगा। कद सिर्फ 3.5 फुट, लेकिन नाम नूर मोहम्मद तांत्रे और पहचान मर्चेंट ऑफ डेथ। लेकिन आखिर ऐसा क्या था इस इंसान में कि दिल्ली की स्पेशल अदालत ने उसे मर्चेंट ऑफ डेथ नाम दिया? कैसे एक साधारण सा आतंकवादियों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर का काम करने वाला यह शख्स जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर बन गया और कैसे तिहाड़ जेल में 8 साल बिताने के बाद पैरोल पर निकलते ही वो फिर से गायब हो गया। और वही तांत्रे जिसे सुरक्षा एजेंसियां सिक्योरिटी हेडेक कहती थीं, जिसने कुछ ही महीनों में लगातार हमलों की साजिश रची और पुलवामा जैसे बड़े हमले की प्लानिंग पहले ही रच चुका था। आखिर उस 3.5 फुट के आतंकी को मारा कैसे गया और उसके मारे जाने के बाद ऐसे कौन से खुलासे हुए जिसने एजेंसियों को भी चौंका दिया? ये सब आज आपको पता चलेगा रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो में। तो चलिए ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। साल 1970 कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है नूर मोहम्मद तांत्रे। यह इलाका घाटी में हमेशा से एक खास पहचान रखता रहा है। घने जंगल, पहाड़ी रास्ते और ऐसे ठिकाने जहां कोई भी आसानी से छिप सकता है। इसी वजह से इसे मिलिटेंसी की नर्सरी भी कहा जाता है। यहीं उसी माहौल में तांत्रे बड़ा होता है। फिर आता है 90 का दशक, जब कश्मीर में इंसर्जेंसी अपने चरम पर होती है। चारों तरफ बंदूकें, डर और कट्टरता का माहौल, और इसी माहौल का असर तांत्रे पर भी पड़ता है। धीरे धीरे वो भी उसी रास्ते की तरफ झुकने लगता है। समय बीतता है और साल 2000 आता है। उस समय उसकी उम्र करीब 30 साल हो जाती है, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, वो था उसका कद, करीब 3.5 फुट। लोग उसे बौना मुजाहिद कहने लगते हैं, लेकिन यही चीज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जहाँ बाकी आतंकी आसानी से पहचान में आ जाते थे, वहीं तांत्रे भीड़ में पूरी तरह घुल मिल जाता था। कोई उस पर शक नहीं करता था, कोई उसे खतरा नहीं समझता था। और यही बात जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों की नजर में आ जाती है। उस समय कश्मीर की मिलिटेंसी धीरे धीरे लोकल ग्रुप्स से हटकर पाकिस्तान समर्थित संगठनों की तरफ शिफ्ट हो रही थी। जैश ए मोहम्मद घाटी में अपने पैर जमा रहा था और उन्हें चाहिए था ऐसा आदमी जो दिखे आम लेकिन काम करे बिल्कुल खतरनाक। तांत्रे उनके लिए बिल्कुल फिट था। जैश ए मोहम्मद को उसे बंदूक थमाकर सामने नहीं भेजना था, बल्कि उसे छिपाकर इस्तेमाल करना था। वो कहीं भी जा सकता था, किसी भी भीड़ में, किसी भी शहर में, और कोई उसे पहचान भी नहीं सकता था। यही वजह थी कि उसे जैश में शामिल कर लिया गया। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे शख्स का खतरनाक सफर जो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह धीरे धीरे देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। अगस्त 2003 जगह थी दिल्ली। आजादपुर मंडी की भीड़, ट्रकों की आवाजाही और सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसी भीड़ में छुपा था एक ऐसा खेल जो पूरे शहर को हिला सकता था। इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक खतरनाक इनपुट मिलता है। सूचना साफ थी कि कश्मीर से कुछ ट्रक दिल्ली आने वाले हैं। ट्रकों में ऊपर से फल और सब्जियां होंगी, लेकिन नीचे छिपा होगा हथियारों का जखीरा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वापसी में इन्हीं ट्रकों से हवाला का पैसा कश्मीर भेजा जाना था, यानी एक ही रूट पर हथियार भी और फंडिंग भी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तुरंत एक्टिव हो जाती है। एक खास ट्रक पर नजर टिक जाती है जिसका नंबर था JK0 30153। 28 अगस्त 2003 ये ट्रक दिल्ली की आजादपुर मंडी में एंट्री करता है। 2 दिन तक वहीं खड़ा रहता है जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन असली खेल शुरू होता है 30 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे। सदर बाजार के कुतुब रोड पार्किंग में वही ट्रक खड़ा दिखाई देता है। एक SI की नजर उस पर पड़ती है। नंबर मैच होता है और तुरंत सीनियर अधिकारियों को खबर दी जाती है। अब खेल शुरू हो चुका था। नजर रखो और सही वक्त का इंतजार करो। शाम के करीब 7:45 पर कुछ लोग ट्रक के पास आते हैं और तभी एक शख्स सबका ध्यान खींचता है। उसका कद बहुत छोटा था, करीब 3.5 फुट। वो सीधे ट्रक के ड्राइवर परवेज अहमद मीर और क्लीनर फरूज अहमद से मिलता है और तीनों अंदर चले जाते हैं। उस वक्त तक पुलिस को अंदाजा नहीं था कि यही छोटा कद
कद वाला आदमी नूर मोहम्मद तांत्रे है। वही तांत्रे जो बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुका था। कुछ ही मिनटों बाद तीनों ट्रक से लकड़ी के बक्से बाहर निकालते हैं। ऊपर लिखा था बाबू गोशा फल से भरे डिब्बे। सब कुछ सामान्य दिखाने के लिए, लेकिन जैसे ही बक्से जमीन पर रखे जाते हैं अचानक पुलिस टीम हरकत में आती है। चारों तरफ से घेराबंदी की जाती है और तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। तीनों को मौके पर ही पकड़ लिया जाता है। अब बारी थी असली सच देखने की। जब बक्से खोले गए तो ऊपर फल थे, लेकिन नीचे छुपा था मौत का सामान। करीब 10 हैंड ग्रेनेड, ग्रेनेड शेल्स, एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और भारी मात्रा में हथियार। साथ ही एक बड़ी रकम भी बरामद हुई। दिल्ली के बीचों बीच एक बड़ा हमला होने से पहले ही रोक दिया गया था और इसी ऑपरेशन में नूर मोहम्मद तांत्रे गिरफ्तार हो चुका था। सदर बाजार की ये गिरफ्तारी सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी जीत थी और एक ऐसे नाम का पर्दाफाश हुआ जो आगे चलकर और भी खतरनाक साबित होने वाला था। नूर मोहम्मद तांत्रे के पकड़े जाने के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली खेल अब शुरू हुआ। उससे मिली जानकारी ने दिल्ली पुलिस को सीधा इंद्रप्रस्थ पार्क तक पहुंचा दिया। खबर साफ थी कि वहां 2 और आतंकी छिपे हैं। टीम पहुंची, घेराबंदी हुई और फिर शुरू मुठभेड़ हुई। गोलियों की आवाज गूंजी और कुछ ही देर में जहूर और हबीब ढेर हो चुके थे। एक गिरफ्तारी और पूरा नेटवर्क हिल गया था। कुल मिलाकर 5 आतंकी पकड़े गए या मारे गए और जो बरामद हुआ उसने सबको चौंका दिया। हथियारों के साथ साथ करीब 19,20,000 रुपए भी बरामद किए गए। इतनी बड़ी रकम, स्पष्ट था कि देश की राजधानी में एक बड़ा हमला होने वाला था और इस पूरे ऑपरेशन के केंद्र में था तांत्रे, क्योंकि उस पर कोई शक ही नहीं करता था। अब मामला कोर्ट में गया। उस पर पोटा 2002 लगाया गया। सुनवाई शुरू हुई और धीरे धीरे उसके पाकिस्तान कनेक्शन, जैश के लिंक सब सामने आने लगे। तब जाकर एजेंसियों को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा नाम पकड़ लिया है। आखिरकार उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन कहानी यही नहीं थमी। कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो जजों ने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो सब कुछ बयान कर देता है। कोर्ट ने कहा मर्चेंट ऑफ डेथ। जनवरी 2011, करीब 8 साल जेल में बिताने के बाद उसे भारत के खिलाफ साजिश के आरोप में उम्र कैद की सजा मिली। फिर साल 2015 में उसे श्रीनगर जेल शिफ्ट कर दिया गया। करीब 12 साल वो अलग अलग जेलों में रहा और यहीं एजेंसियों ने एक गलती कर दी। उन्होंने मान लिया कि अब तांत्रे के दिमाग के अंदर बैठा आतंकवादी का कीड़ा खत्म हो चुका है, लेकिन असलियत कुछ और थी। जेल उसके लिए सजा नहीं, बल्कि एक नया ठिकाना बन चुकी थी। तिहाड़ हो या श्रीनगर, वो अंदर से ही अपने नेटवर्क को फिर से जोड़ रहा था। पुराने संपर्कों से जुड़ना, नए प्लान बनाना और बाहर निकलने की तैयारी करना, सब कुछ चुपचाप चल रहा था। इतना ही नहीं, वो जेल के अंदर ही लोगों को प्रभावित करने लगा। कैदियों को समझाता, उन्हें अपने मकसद के लिए तैयार करता और अपनी कहानी सुनाता। देखो, मेरा कद छोटा है, लेकिन मैंने काम बड़े बड़े किए हैं। वो अपनी कमजोरी को ही ताकत बनाकर दिखाता था और यहीं से साफ हो गया था कि तांत्रे अब भी खत्म नहीं हुआ था। वो सिर्फ इंतजार करते हुए वापसी की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे जेल उसके लिए सजा नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुकी थी। फिर आया साल 2015 और अचानक तांत्रे पैरोल पर बाहर आ गया। शुरुआत में सब सामान्य लगा। वो अपने घर त्राल लौटा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की नजर उस पर थी। पर असली खेल चुपचाप शुरू हो चुका था। तांत्रे ने फिर से अपना नेटवर्क जोड़ना शुरू किया, OGW की तरह। धीरे धीरे बिना शोर के उस वक्त कश्मीर में हालात बदल चुके थे। हिजबुल मुजाहिदीन का प्रभाव बढ़ चुका था। बुरहान वाणी जैसे नाम युवाओं को आकर्षित कर रहे थे। जैश ए मोहम्मद का लोकल नेटवर्क कमजोर पड़ चुका था और यहीं से तांत्रे की एंट्री होती है। उसने हालात को समझा और मौके को पकड़ लिया। साल 2016 में बुरहान वाणी की मौत के बाद घाटी में जो गुस्सा था, तांत्रे ने उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे पाकिस्तानी आतंकियों को घाटी में लाना, उन्हें ठिकाना देना, पैसे और रास्ते मुहैया कराना, वो सब कुछ फिर से खड़ा कर रहा था। करीब 2 साल वो परछाई की तरह काम करता रहा, लेकिन फिर आया जुलाई 2017। अरिपाल, त्राल का वही इलाका। सुरक्षा बलों को खबर मिलती है कि 3 आतंकी छिपे हुए हैं। ऑपरेशन शुरू होता है।
और कुछ ही देर में तीनों मारे जाते हैं। यही वो पल था जब तांत्रे को समझ आ गया कि अब अगली बारी उसकी हो सकती है, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्हें उसने पनाह दी थी। अब एजेंसियों की नजर सीधे उस पर आने वाली थी। और फिर एक रात तांत्रे अपने घर से निकल जाता है। वह परोल पर था, लेकिन उस रात के बाद वो कभी वापस नहीं लौटा। वो गायब हो चुका था। घाटी के जंगलों में, अंधेरे में और सिस्टम की नजरों से दूर वो सीधे अपने आकाओं के पास अंडरग्राउंड हो गया। जब कुछ समय बाद उसकी खबर सामने आई तो तस्वीर बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ एक ऑपरेटिव्स नहीं था, बल्कि वो बन चुका था जैश-ए-मोहम्मद का डिविजनल कमांडर। करीब 47 साल की उम्र, अनुभव से भरा हुआ। चलते समय हल्का लंगड़ाता था, लेकिन दिमाग उसका पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। एक 3.5 फुट का आदमी जो अब पूरी मशीनरी चला रहा था। और यहीं से उसकी कहानी एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कश्मीर घाटी के जंगलों में छिपा एक ऐसा आदमी जो खुद सामने नहीं आता था, लेकिन उसके इशारों पर हमले होते थे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लड़ता नहीं था, बल्कि वो नेटवर्क बनाता था। साउथ और सेंट्रल कश्मीर यही उसका मैदान था, और यहीं से उसने जैश को दोबारा जिंदा करना शुरू किया। लोकल युवाओं को जोड़ना, उन्हें तैयार करना और हर कदम पर पाकिस्तान में बैठे आकाओं से तालमेल बनाना। तांत्रे अब एक सिस्टम चला रहा था। उसने हथियार छुपाने के लिए अलग अलग ठिकाने बनाए, सेफ हाउसेस तैयार किए और पूरी जमीन को एक ऑपरेशन जोन में बदल दिया। 2017 एक खतरनाक साल। बताया जाता है कि इसी दौरान करीब 20 फिदायीन आतंकी सीमा पार से आए। तांत्रे ने उन्हें रिसीव किया, रहने की जगह दी और फिर अलग अलग टारगेट्स पर भेज दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। फिर आया अगस्त 2017। पुलवामा की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस। अचानक एक फिदायीन हमला हुआ। धमाका, गोलियां और कुछ ही पलों में 8 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए। जांच हुई और जो नाम सामने आया वो था तांत्रे। प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स सब उसी के इशारे पर हुए थे। अब एजेंसियों की नजर सीधे उस पर थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। सितंबर 2017 त्राल में एक रैली हो रही थी और निशाने पर थे राज्य मंत्री नईम अख्तर। अचानक एक ग्रेनेड हमला हुआ। मंत्री बच गए, लेकिन 3 आम लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। कुछ दिन बाद एक आतंकी पकड़ा गया जिसका नाम था गुलजार अहमद डार। पूछताछ हुई और उसने जो बताया उसने तस्वीर साफ कर दी। उसने कहा कि उसे आदेश तांत्रे ने दिया था। अब ये साफ था, 2 महीनों में 2 बड़े हमले और हर बार एक ही दिमाग। तांत्रे वो सामने नहीं था, लेकिन हर वार के पीछे वही था। और अब तीसरा वार होने वाला था, जिससे पूरी घाटी हिलने वाली थी। सुबह का अंधेरा, घड़ी में 3:30 बजे और अचानक गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास BSF का कैंप था और उसी पर एक फिदायीन हमला हुआ था। 3 आतंकी भारी हथियारों के साथ सीधे कैंप में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने थे हमारे जवान। जवाबी फायर शुरू होता है और ये मुठभेड़ 1-2 घंटे नहीं बल्कि करीब 9 घंटे तक चलती है। आखिरकार तीनों आतंकी मार गिराए जाते हैं। कैंप सुरक्षित रहता है, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इस हमले में एक BSF के ASI शहीद हो जाते हैं और कई जवान घायल हो जाते हैं। जांच शुरू होती है और फिर वही नाम सामने आता है, नूर मोहम्मद तांत्रे। अब तस्वीर साफ थी। सिर्फ 3 महीनों में 3 बड़े हमले और हर बार एक ही मास्टरमाइंड। यहीं से सुरक्षा एजेंसियों ने उसे नाम दिया सिक्योरिटी हेडेक, क्योंकि वो सिर्फ एक कमांडर नहीं था बल्कि एक लॉजिस्टिकल मास्टरमाइंड बन चुका था। वो घाटी में बिना डरे घूमता था, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था, हथियारों को छुपाता और पूरा नेटवर्क चलाता था। किसी को शक तक नहीं होता। साल 2017 में जब ऑपरेशन ऑल आउट की लिस्ट बनी तो सबसे ऊपर जो नाम था वो था तांत्रे। अब उसे खत्म करना जरूरी हो चुका था। IB, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, आर्मी इंटेलिजेंस सब एक साथ आए। एक ही मिशन, तांत्रे का अंत। इंटेलिजेंस जुटाई गई, ह्यूमन सोर्सेज एक्टिव हुए। पुलवामा से श्रीनगर तक का पूरा कॉरिडोर मैप किया गया, खासकर संबूर और त्राल के बीच। यहीं उसे कई बार देखा गया था। फिर आया दिसंबर 2017। सुरक्षा एजेंसियों को एक नया इनपुट मिला। तांत्रे एक बड़े हमले की तैयारी में था। टारगेट था श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सुरक्षा बलों का काफिला, यानी वही हमला जो 2 साल बाद पुलवामा में दुनिया ने देखा था। लेकिन तांत्रे उसे पहले ही प्लान कर चुका था। अब एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट थीं। और फिर आई तारीख 25 दिसंबर 2017, क्रिसमस का दिन।
शाम का वक्त एक सटीक इनपुट मिलता है कि तांत्रे संबूर इलाके में है, एक घर के अंदर छिपा हुआ, और बस यहीं से शुरू होता है उसके आखिरी अध्याय का ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ तीनों की जॉइंट टीम हरकत में आती है। चारों तरफ घेराबंदी की जाती है और अब सामने था वो आदमी जिसने पूरे सिस्टम को महीनों तक चुनौती दी थी। संबूर एक शांत सा गांव, लेकिन उस रात हर तरफ सिर्फ घेराबंदी थी। चारों ओर सुरक्षा बल थे और बीच में एक घर जहां छिपा था वो 3.5 फुटिया आदमी जिसे महीनों से ढूंढा जा रहा था। ऑपरेशन शुरू हुआ। एक एक घर की तलाशी होने लगी। धीरे धीरे घेरा कसता गया और जैसे ही एक खास घर के पास टीम पहुंची तो अचानक अंदर से गोलियां चलने लगीं। अब शक यकीन में बदल चुका था। अंदर नूर मोहम्मद तांत्रे था और उसके साथ थे 2 पाकिस्तानी आतंकी। तीनों तरफ से फायरिंग हुई और जवाब में सुरक्षा बलों की गोलीबारी शुरू हो गई। यह मुठभेड़ पूरी रात चलती रही। गोलियों की आवाज, धुआं और इंतजार कि आखिर ये खत्म कब होगा। 26 दिसंबर की सुबह करीब 4 बजे अचानक अंदर से फायरिंग बंद हो जाती है। टीम धीरे धीरे अंदर बढ़ती है। 2 आतंकी भाग चुके थे, लेकिन मलबे के नीचे एक शरीर दबा हुआ था, हाथ में हथियार और पहचान नूर मोहम्मद तांत्रे। जिसकी हाइट उसे छुपने में मदद करती थी, वही अब उसकी कमजोरी बन चुकी थी। वो बच नहीं पाया और यहीं उसका अंत हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी मौत के बाद घाटी में उबाल आ गया। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, पत्थरबाजी होने लगी और यहाँ तक कि उसे गन सलामी तक दी गई। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसके मरने के बाद खुलासे होने लगे। पता चला कि लेथपोरा हमले की जो रेकी थी वो पहले ही तांत्रे कर चुका था, यानी उसकी मौत के बाद भी उसके प्लान जिंदा थे। और एक और बड़ा सच सामने आया। साल 2019 का पुलवामा हमला जिसने पूरे देश को हिला दिया, उसके पीछे जो नाम था मुदस्सिर अहमद खान, उसे इस रास्ते पर लाने वाला कोई और नहीं, तांत्रे ही था। उसी ने उसे OGW बनाया था, उसी ने उसे जैश से जोड़ा था और आगे बढ़ाया था। यानी तांत्रे सिर्फ एक आतंकी नहीं था, बल्कि वो एक चेन था जो अपने बाद भी असर छोड़ गया। और यही वजह है कि उसे खत्म करना सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि कुछ दुश्मन जिंदा रहते हुए जितने खतरनाक होते हैं, उनकी बनाई हुई जमीन उनके बाद भी उतनी ही खतरनाक रहती है। तो ये थी 3.5 फुटिया तांत्रे की कहानी, कैसे उसे हमारी आर्मी ने एक कुत्ते की मौत मारा। अब आप कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारी इंडियन आर्मी का हौसला जरूर बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।